Hello students, welcome to my YouTube channel. In this subject of environmental studies, यूनिट नंबर 1 का हम टॉपिक 1 स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट 1 जो है हमारा ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इशू, जहाँ पे फर्स्ट हम आज कवर करने वाले हैं मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, जहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, मॉडर्न ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन. इस टॉपिक को हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो आइए स्टार्ट करते वीडियो. और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. फर्स्ट, मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन से हम क्या समझ रहे हैं. मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन इज द स्टडी ऑफ द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचर वर्ल्ड. It focuses on the how humans are influenced by the environment, how human depends on the nature resources for the survival and the progress, and humans alter and they adapt to their surroundings using this culture, science and this technology. This relationship is dynamic, reciprocal and the ever evolving. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन को ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, तो वो नेचर के साथ किस तरह से उसका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है पास से, मतलब पिछले इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखे और अभी का टाइम, तो वहाँ से कहाँ से ह्यूमन्स इन्फ्लुएंस होते हैं एनवायरनमेंट से, मतलब नेचर से भी हम कुछ सीखते हैं. ठीक है, ह्यूमन किस तरह से नेचर रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए, प्रोग्रेस के लिए, किस तरह से उसने कुछ उसमें चेंज करे हैं और चीज़ों को अडॉप्ट करा है. ठीक है, बाय यूजिंग देयर सराउंडिंग कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके. तो हम बोल सकते हैं कि पूरा जो मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है वो पूरा डायनेमिक नेचर का है. ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और हमेशा एवर इवॉल्विंग होता रहता है. ठीक है, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती है. फिर नेक्स्ट आ जाइए, जहाँ पे देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, जहाँ पे हम बात करें प्रीमेटिव या तो प्री हिस्टोरिक एज, जहाँ पे बिफोर 10,000 BC की बात करें, तो जहाँ पे ह्यूमंस वेर हंटर गैदर्स, लिव इन द फॉरेस्ट, caves and near rivers, used to stone tools and dependent on the nature for the food, water and shelter. Minimal और नो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन एंड एनवायरमेंटल फुली कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, तो जब हम पहले किस टाइम बात करें, जब ह्यूमंस थे वो जंगल में रहते थे, केव्स में रहते थे, या तो जो रिवर्स थी उसके किनारे पे रहते थे. ठीक है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे टोटली जो ह्यूमन थे वो नेचर पे डिपेंडेंट थे, एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट थे, वो कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते थे. ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो अर्ली ह्यूमंस फॉलोइंग माइग्रेशन पैटर्न ऑफ द एनिमल्स. ठीक है, जैसे एनिमल्स सीजन्स वाइज माइग्रेट करते हैं. ठीक है, वहाँ माइग्रेशन उनका होता है, तो वैसे ह्यूमंस भी माइग्रेशन करते हैं कि हाँ इस जगह पे अभी मुझे खाना नहीं मिल रहा है, तो वो जगह छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं. फिर नॉमेडिक लाइफस्टाइल डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स. ठीक है, सीजन्स वाइज कि अभी सीज़न गर्मी की सीजन्स है तो ये जगह चेंज करके अलग जगह जाते हैं. ठीक है, तो वो टोटली डिपेंड रहते थे नेचर पे, एनवायरनमेंट पे. ठीक है, फिर न्योलिथिक एंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जो 10,000 BC के टाइम पे हम बात करें, तो डिस्कवरी ऑफ द एग्रीकल्चर चेंज द ह्यूमन नेचर रिलेशन. सेटलमेंट्स grew नियर द फर्टाइल लैंड्स लाइक द रिवर वैलीज एंड ह्यूमन बिगेन अल्टरिंग लैंड फॉर द फार्मिंग एंड हेडरिंग. फॉरेस्ट क्लीनर्स, वाटर मैनेजमेंट एंड इरीगेशन बिगन. हाँ, अगर हम मतलब उस टाइम की बात करें कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जब से आया, मतलब इंसान जब से खाने पीने के लिए सिर्फ हम बोले कि वेजिटेरियन चीज़ों, मतलब हम एग्रीकल्चर की बात करें जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करी फर्टाइल लैंड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करा. ठीक है, और वहाँ पे उनको फॉरेस्ट क्लीनर एंड वाटर मैनेजमेंट एंड इरीगेशन स्टार्ट करा कि उस पाक को, मतलब उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उगाने के लिए मुझे पानी की ज़रूरत रहेगी, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट मुझे करना होगा, कभी कभी बारिश होगी नहीं होगी, तो कहाँ पे रिवर के आजू बाजू ही मुझे वो लैंड को एक्वायर करके मैंने फार्मिंग करनी है. और जो पशुपालन है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मतलब उसके जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उस टाइम के, जैसे शीप है, काऊ है, गोट्स है, उसका वो इस्तेमाल करते थे. एंड सेटलमेंट्स नियर द नाइल, इंडोस एंड द येलो रिवर्स. ठीक है, जो और एकदम नदी किनारे ही रहते थे ताकि उनको पीने के लिए पानी मिलता रहे और फार्मिंग के लिए भी पानी मिलता रहे, और उन्होंने जो डोमेस्टिक एनिमल्स रखे हैं उनको भी पानी अच्छे से मिलता रहे. ठीक है, फिर एंशियंट सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो 3000 BC से 500 CE तक का टाइम, जहाँ पे ह्यूमंस कंट्रोल एंड मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट, बिल्ड द इरिगेशन canal, dams and sites. Religions and the nature were often intertwined like the sun gods and river deities. ठीक है, उन्होंने अभी चीज़ों को
प्रॉपरली ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल एंड मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया इस टाइम पे। वो हर जो चीज़ है जो उनको कुछ रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उसको उन्होंने उसको देवी देवता का रूप दे दिया। जैसे सन गॉड है, रिवर देवी, नदी देवी है, ठीक है। इस तरह से पेड़ हमें खाना देते हैं तो उसकी भी पूजा करते हैं। इस तरह से उसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया नेचर को। जैसे देखें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ड्रेनिंग सिस्टम, हम देखते ही है। फिर मेसोपोटामिज्म बिल्ड द इरिगेशन फ्रॉम द ट्राइग्रेस यूरोफ्रेट्स एंड द इजिप्शियंस डिपेंड ऑन द नाइल्स फ्लड्स फॉर द एग्रीकल्चर। तो हम इसके एग्जांपल्स पुराने टाइम से ही देख रहे हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन किस तरह से टाइम से बहुत आगे था और बहुत अच्छी चीज़ें उस टाइम के जो कंस्ट्रक्शन में हमने देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है तो जो प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम है कि कैसे पानी आनी है जाना है और जो सीवेज वेस्ट किस तरह से जाएगा, तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम देख सकते हैं। फिर मेसोपोटामिया है वो किस तरह से नदी के किनारे ही अपना फार्मिंग भी कर लेते हैं और रहते भी है, ठीक है। फिर हम देखें कि इजिप्शियन है वो डिपेंड ऑन द नाइल्स फ्लड फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो जैसे पानी का बहाव है उसके अकॉर्डिंग अपनी खेती करते थे। फिर मिडिवल पीरियड की बात करें तो ग्रोथ ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, जहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी स्टार्ट हो गई। क्लियरिंग फॉर द फॉरेस्ट इन यूरोप फॉर द फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। कि अभी फार्मिंग को एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही सीमित रखा गया है क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। उनको अभी रहने करने के लिए अच्छी जगह चाहिए, टेम्पल्स चाहिए, फोर्ट्स चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अभी चीज़ें फॉरेस्ट क्लीनिंग होनी स्टार्ट हो गई, जैसे कि टेरेस्ट फार्मिंग इन हिल स्टेशन स्टार्ट हुआ एंड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया लाइक स्टेप वॉल्स एंड टैंक्स हमें देखने को मिलते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं। टेरेस फार्मिंग स्पेशली जो हिली एरिया है वहाँ पे होती है, ठीक है, एंड स्टेप वॉल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर से बताइएगा कि ये फ़ोटो में जो स्टेप वॉल्स है वो कहाँ की है इंडिया में, और ये टेरेस फार्मिंग किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होती है, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा तो थोड़ा हमें भी जीके का नॉलेज मिले। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो मेजर शिफ्ट फ्रॉम द अर्जेंटीना टू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, जहाँ पे इंक्रीज यूज़ ऑफ द कोल, ऑयल, स्टीम पावर which introduce the mass urbanization, pollution and deforestation, environmental degradation and accelerate start हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये पीरियड स्टार्ट हुई जहाँ पे अभी फार्मिंग से एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, जहाँ पे अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोल की रिक्वायरमेंट है, ऑयल की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होने लगा, डिफॉरेस्टेशन होने लगा, जंगलों की कटाई होने लगी और उस जंगल के बदले वहाँ पे फैक्ट्री लगने लगी, ठीक है। जैसे फैक्ट्री स्मोक है, पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, पॉल्यूटेड एयर, रेलवे एंड द रोड्स कट थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। जंगल के रास्ते से ही हमने सड़क बना ली, उसके किनारे हमने रेलवे बना लिया, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया। फिर रिवर्स वेर डैम्ड एंड यूज्ड फॉर दी मिल्स, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स वेर डम्ड एंड यूज फॉर द मिल्स, जहाँ पे जो केमिकल्स निकल रहे हैं उसको गंदा पानी नदियों में ऐसे ही छोड़ने स्टार्ट हो गई। वही नदी जैसे जिसका फार्मिंग के लिए, पीने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, अभी वो गंदे पानी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एरा हम देखें और 1900 सी से प्रेजेंट का टाइम है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प ह्यूमंस टू मैनिपुलेट इकोसिस्टम, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विच क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन एंड एक्सीडेंट इससे स्टार्ट हो गई, ठीक है। कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब ह्यूमन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो कुछ ना कुछ इकोसिस्टम में मैनिपुलेट कर सकता है कि जो चीज़ें हमने चाहिए, हम वो एनवायरनमेंट जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है वो ह्यूमन भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लोटेशन और ज़्यादा उसका इस्तेमाल बढ़ने लगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन एंड एक्सीडेंट जैसी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ये आगे इन डिटेल में आएगी ये सब चीज़ें क्या होती है ये। विद द राइज ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग पॉलिसीज़, ठीक है, जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ी गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, एक्सीडेंट बढ़ गया, ओजोन डिप्लेशन की बातें होने लगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हो गई।
जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल यूज़, जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे ग्लोबल वार्मिंग उतना बढ़ेगी, टेम्परेचर उतना बढ़ेगा। फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द ओशन हम देख ही सकते हैं, ठीक है। एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट इसका एग्जांपल है कि पेरिस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट होती है जहाँ पे वो सभी देश इकट्ठा होते हैं और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। टाइप्स ऑफ मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन की बात करें तो टाइप हम देखें तो डिपेंडेंस, जहाँ पे ह्यूमंस रिलाई ऑन द नेचर फॉर द सर्वाइवल, जैसे फूड, वाटर, एयर, मटेरियल्स। और इसका एग्जांपल देखें ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड फार्मिंग। ये तो कोई पानी तो हम पानी है, हमें पानी लगेगा फार्मिंग के लिए, पीने के लिए, ठीक है। तो वो तो हम टोटली ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट रहेगा। फिर अडप्टेशन, मतलब ह्यूमन ने क्या अडॉप्ट कर लिया, ह्यूमन एडजस्ट देयर लाइफस्टाइल टू सूट द एनवायरनमेंट, लाइक वुलन क्लोथ्स इन कोल्ड एरियाज, ठीक है। जहाँ पे ठंडी है तो वहाँ पे वुलन क्लोथ्स पहनो, गर्मी सीजन है तो इस तरह से कपड़े पहनो, ठीक है। तो ह्यूमन ने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। फिर मॉडिफिकेशन क्या करी, ह्यूमन अल्टर द एनवायरनमेंट टू मीट देयर नीड, लाइक द डैम, रोड्स एंड अर्बन सिटीज़, ठीक है। उसने अपने अकॉर्डिंग डैम बनाए, रोड बनाए, अर्बन सिटीज़ बनाई और अपने अकॉर्डिंग नेचर को, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करा। फिर मॉडर्न ह्यूमन इम्पैक्ट हम क्या देख सकते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिला है, और फॉरेस्ट्रेशन भी हो रहा है, ठीक है, जंगल भी उगाए जा रहे हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्या समझते हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल अच्छी जगह कर रहे हैं। फिर कंजर्वेटिज्म पार्क्स है, फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स अभी चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट में चेंज देखने को मिल रहा है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा, जहाँ पे लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल इरोशन, ठीक है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी जानवर है जो बहुत, मतलब हम बोल सकते हैं लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। तो हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी उनकी है वो हम ख़राब कर रहे हैं। फिर सॉइल इरोशन भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो भी कम होती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। फिर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन हो रहा है। प्लास्टिक यूज़ है जो ओशन पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो रही है। अर्बनाइजेशन है तो लॉस ऑफ द ग्रीन स्पेस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये सबसे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आप बिल्डिंग्स बनाओगे उतना ज़्यादा ग्रीन स्पेस तो कम ही होता जा रहा है, एंड इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ पे इसकी वजह से अर्बन हीट क्रिएट होती है, ठीक है। डिफॉरेस्ट्रेशन एंड ओशन पॉल्यूशन। फिर सस्टेनेबल ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन क्या है, जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी से हम क्या समझते हैं कि यू मीन्स द यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट एंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन आल्सो द बेनिफिट, ठीक है। हमें ऐसे रिसोर्सेज इस तरह से इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें बची रहें। जैसे कि हम बोले कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज को बचाए रखें, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल लॉज एंड एजुकेशन हम लोगों तक पहुँचाएँ एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाएँ, ठीक है। फिर इसके लिए क्या हो रहा है, ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे अर्थ समिट है 1992, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs हमें देखने को मिल रही है। ये सभी चीज़ें इन डिटेल आने वाली है, ठीक है। तो ये हमने समझनी है नेक्स्ट वीडियोज़ में। रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखें तो किस तरह से मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे नेदरलैंड जैसे एरिया है तो वहाँ पे बिल्ड द डाइक्स एंड द रिक्लेम्ड लैंड फ्रॉम द सीज, एंड द राजस्थान इन इंडिया जहाँ पे हाउस विद अ थिक वॉल एंड स्मॉल विंडोज टू अडॉप्ट द हॉट क्लाइमेट, एंड द जापान जैसे एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा हो रही है तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा मतलब जान हानि ना हो। केरला जैसी सिटी है तो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेदरलैंड जैसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा सी वाटर है, फिर भी वहाँ पे किस तरह से देखो उन्होंने अच्छी सी बिल्डिंग बनाई हुई है। राजस्थान जैसा एरिया है तो वहाँ पे हीट ज़्यादा है तो वो कैसे मड का इस्तेमाल करके या फिर जो गाय का गोबर का इस्तेमाल करके वो एरिया को, उस घर को ठंडा रखने की वो उसको लिपन कर देते हैं, ठीक है। फिर जापान है, केरला है, जिस तरह से ट्रेडिशनल सिस्टम वही कि आप इस तरह से वाटर को स्टोर करके उसका फिर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम अगर कंक्लूजन समझे तो मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन हैज़ इवॉल्व ओवर सेंचुरीज शेप्ड बाय द टेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमी एंड नॉलेज, while early human respected nature's boundaries, modern society often exploited.
अंडरस्टैंडिंग दिस इंटरेक्शन इज़ क्रूशियल फॉर सॉल्विंग टुडेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, पहले हम देख सकते हैं कि पहले के टाइम में जो ह्यूमंस थे वो नेचर की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर भी उतने ही उनको ज़ोर से वो चीज़ें वापस दे रही है जितना उन्होंने नेचर को हम पहुंचाया है। ठीक है, तो हमें समझना होगा कि मैन एंड एनवायरनमेंट को साथ रहकर ही ग्रोथ हो सकती है। तो वो हमने इसके लिए हमें क्या करना होगा, सस्टेनेबल फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें सोचनी होगी, वही हमारा मेन चैलेंज है टुडेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।